बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। आज जिस खबर के हर जगह पर चर्चे हैं वो यही कि ईरान और अमेरिका के मामला तय हो गए हैं। और इससे पहले तक ये खबरें आती रहीं कि जी अभी बहुत सी रुकावटें हैं, कोई रखने अभी भी मौजूद हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ुद बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया इस बात का कि जो हमारी निगोशिएशंस हैं वो ऑलमोस्ट फ़ाइनल हो चुकी हैं और इस बहुत जल्द कर दिया जाएगा, और उसमें उन्होंने बहुत से अरब कंट्रीज़ के लीडर्स जिनसे उनकी बात हुई है उनके नाम जो हैं वो मेंशन किए। ट्रूथ सोशल पे उनका पैगाम था और उसमें फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी उन्होंने जिक्र किया कि इन तमाम शख्सियात से उन्होंने तफसीली बातचीत की है उस MOU के हवाले से जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान साइन होने जा रहा है। अब जो भी इस MOU के हवाले से फ़िलहाल इंफॉर्मेशन सामने आई है कि एक तो ऑब्वियसली दोनों की जो लड़ाई है, जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ग्रेजुअली आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बहाली जो है उसके खुलने के जो चांसेस हैं वो भी रोशन होते हुए इसी MOU के नतीजे में नज़र आएंगे। और जो US ब्लॉकेड है इन ईरानियन पोर्ट्स का वो भी हटा लिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस अग्रीमेंट के अंदर जो एसेट्स हैं, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं ईरान के, उनको भी अनफ्रीज़ किया जाएगा जो कि ईरान से बाहर बैंक्स के अंदर मौजूद हैं। एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी है Axios, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी इस MOU के हवाले से जो डिटेल्स आई हैं वो ये कहते हैं कि जी इसकी मुद्दत 60 रोज़ की होगी और इसमें तौसी भी पॉसिबल है, तौसी की जा सकती है। अब नाए हरमुज़ को बग़ैर किसी टोल टैक्स के खोला जाएगा ईरान की तरफ से, और जो वहाँ पे माइनिंग की गई है, जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, उनको भी हटाया जाएगा और ईरान इस पे भी आमादा हो जाएगा इसी मुआहदे के नतीजे में। अब अगर आपको याद हो तो ईरान की तरफ से जो इनिशियल ड्राफ्ट अमेरिका को भिजवाया गया था उसमें उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल ऐसा था, एक शेक ऐसी थी रादर, जिस पे बहुत से लोगों ने कहा कि ये अग्रीबल है और इस पे बातचीत हो सकती है। और वो क्या था कि वो तमाम इश्यूज़ जिस पे फौरी तौर पे आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंच सकते हैं, किसी इत्तफाक राय पे पहुंच सकते हैं, उनको पहले डील किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम इश्यूज़ जो कि बहुत शदीद बोन ऑफ कंटेंशन की हैसियत रखते हैं, मिसाल के तौर पे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पे बाद में बात की जाए। सो अभी लग ऐसे रहा है कि मामलात उसी जानिब जा रहे हैं, उसी ड्राफ्ट, उसी प्रपोज़ल की तरफ जा रहे हैं जो ईरान की तरफ से इनिशियली जो प्रेजेंट किया गया था। अब इस सारे में सबसे दिलचस्प और पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का जो एक सफारती किरदार रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का, और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अभी जिस तरीके से आप वाशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, उन्होंने बरमला फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम कोट करते हुए उसमें लिखा है कि सबसे अहम किरदार इनकी तरफ से अदा किया गया है इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए। इसी हवाले से आज प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। टू टॉक दिस आई एम जॉइंड बाय अ वेरी रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट मेजर मेसम रज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे हम डिटेल में इस टॉपिक पर बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स टेक अ ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक हम अपने प्रोग्राम को यहीं से जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। हम बात कर रहे हैं मेजर मेसम रज़ा साहब से। आज ये बताइएगा मेजर साहब कि अभी आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात सामने लाने का भी मुतालबा हो रहा है। मैं देख रही थी यूएस लॉ मेकर्स की तरफ से बड़ी डिमांड आ रही है कि जी इस माहदे की तफसीलात बताई जाएँ। जब तक हमें तफसीलात नहीं पता चलेंगी तब तक इट्स ओनली अ फ्रेमवर्क। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कोई रुकावट है दरमियान में, कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अनाउंसमेंट से रोक सकती है, या नाउ एवरीथिंग इज़ डन और बस अब सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करेंगे? थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं जो स्ट्रेट आपके सवाल का जवाब ये है कि जी बिल्कुल अभी ये इतना कोई सिंपल मसवदा नहीं था और ये इतना कोई सिंपल पजल नहीं थी जिसको एकदम बैठ के और छोटी सी डिस्कशन और एक दो दौरे के बाद और सारी की सारी चीजें जो है वो एक तरह से सेटल हो जानी थी, या इस तरफ या उस तरफ, ऐसा नहीं था। ये 47 साल पुराना केस है। जब से ईरान, इनकलाब ईरान आया है और ये प्रेजेंट रजीम जो है आया है, तब से अमेरिका और ईरान की जो आपस में एक राइवलरी है वो एट देयर बेस्ट थी, पीक पे थी। और उसमें बहुत सारी इसकी वजह से अमेरिका को इंग्रेस मिला गल्फ के अंदर अपनी रूट्स बनाने का, और वो जिस तरह गल्फ को डराता रहा, डरा डरा के उनके करीब आता रहा, और जिस तरह उसने अपनी बेसिकली इसके पीछे सारा जो नेटवर्क था वो इसराइल का था। इसराइल अमेरिका की इंग्रेस चाहता था गल्फ में। सही। और ये जंग भी जो है ये अमेरिका की जंग तो थी नहीं, ये जंग बेसिकली इसराइल की जंग थी, और उसको मुसल्लत किया गया अमेरिका को बीच में एप्स्टीन के चक्कर में। मैं उन तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर इसका जब एहसास दिलाया गया पूरी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप को, चाहे वो उनकी डीप स्टेट ने दिलाया, चाहे उनकी एजेंसीज ने दिलाया, चाहे उनकी आवाम ने दिलाया, और चाहे उनकी गिरावट शुदा पॉपुलैरिटी ने दिलाया, तो और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो उनका आखिरी चाइना का जो दौरा था उसने उनको एक बहुत बड़ा दचका दिया, जिस तरह चाइना ने कोल्ड शोल्डर दिया। ठीक है। तो फाइनली अब चीजें जो हैं वो अब और फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर ने जिस तरह उसको सालसी का किरदार अदा किया, उसके बाद कल रात को 3 बजे चीजें सेटल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब
कितनी चीजें सेटल हुई हैं, कितनी चीजें अभी थोड़ी सी पेंडिंग हैं। बहरहाल ये अभी कहना बहुत कबल अज वक्त होगा। मेरे काफी सारे दोस्त जो हैं वो अभी भी उधर हैं तेहरान में, सही। और मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। बड़ी बारीक बीनी के साथ एक एक पॉइंट के अंदर जो है वो 50-50 पॉइंट्स हैं जो सेटल होने हैं। लेकिन ओवरऑल ऑन अ ब्लैंकेट अप्रूवल, यस इट इज डन, और इंशाल्लाह दुनिया बहुत जल्द खुशखबरी सुनने वाली है। चलें, बिल्कुल अल्लाह करे वाकई ऐसा हो और एक अमन की तरफ हम जाएं और इस खत्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वापस अमन की बहाली हो। ये फरमाइएगा कि जो अभी तक डिटेल्स आ रही हैं, एज़ यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि ऑब्वियसली अभी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिटेल्स सामने आएंगी और एक एक नुक्ते पे पता नहीं कितनी कितने घंटों की मुशावरत चाहिए होगी उसकी डिटेल सामने लाने तक। जो वन ऑफ द मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स वाज कि आपने एनरिच्ड यूरेनियम, जो ईरान कहता था वो ईरान से बाहर नहीं जाएगा और अमेरिका कहता था कि जी वो हम ले जाएंगे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अपना एक कमांडो एक्शन भी सजेस्ट किया था जिसमें कहा था स्पेशल फोर्सेस हम ईरान में भेजेंगे और वो जाके यूरेनियम जो है उनका उसको सीज करके ले आएंगे। सो ये जो आपको लगता है कि मुआहिदा, जब ईरान पहले ही कह रहा था कि जी इस पे बात कर लें, हमें बात करने पे एतराज़ नहीं है, हम तो ऑलरेडी अम्मान में बैठे हुए थे, इसी मामले पे मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन आपने हम पे हमला कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट ईरान का ही प्रपोज़ल इस वक्त आपके सामने पूरा होता या डील की सूरत इख्तियार करता नहीं नज़र आ रहा? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट सादिया, इस वक्त अब जब टेबल पे बैठते हैं तो ईरान की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है जी। और अमेरिकन जो हैं वो उनका टेबल पर बैठना ही उनकी कमजोरी शो कर रहा है। कि आप अगर 2 महीने पीछे चले जाएं तो 2 न्यूक्लियर पावर दुनिया की मजबूत तरीन एयर फोर्सेस एक नॉन न्यूक्लियर और 50 साल से पाबंदी शुदा मुल्क के ऊपर हमला करने आ रही है, और फाइनली अगर मामला टेबल पे आ जाता है तो दैट मीन्स कि साइड्स आर वेरी क्लियर कि कौन सी साइड कितनी हैवीनेस के साथ आ रही है। तो चिप्स पर डाउन फॉर यूएसए, बट सिंस यूएस इज ए सुपर पावर और बहुत सारे इस वक्त जो चीजें हैं वो पेट्रो डॉलर के साथ कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो स्पॉयलर्स का था। इस पीस डील को बहुत सारे ऐसे स्पॉयलर्स हैं जो कभी भी इसको तोड़ नहीं चढ़ना देने चाह रहे थे, और उसमें सरे फहरिस्त जो है वो इजराइल था। सही। इजराइल का इस वक्त इस डील का हो जाना और पाकिस्तान की सालसी के जरिए इस डील का हो जाना, मैं आज आपके प्रोग्राम में ये पहली दफा ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि इस डील का हो जाना और पाकिस्तान की सालसी की वजह से ये डील का हो जाना इजराइल के खात्मे का आगाज होगा। सही। जो इजराइल की एग्रेशन, बिल्कुल। इस खित्ते में पूरा प्लान जो लेके बैठा हुआ था ग्रेटर इजराइल का, उस प्लान का तो पूरे का पूरा जो है वो दिया बांचा हो चुका है। ईरान ने जिस तरह अपनी रेजिस्टेंस शो की है वो कभी भी, यानी कि एक तो वॉर परसेप्शंस वाले होते हैं ना जो थ्रेट कैलकुलेट करते हैं, जो वॉर गेम होती है जंग से पहले इनकी, और उसमें पूरी की पूरी एनिमी स्ट्रेटजी, फॉक्सलैंड की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस होती है कि रिएक्शन क्या आएगा, क्वांटम क्या होगा, कैजुअलिटीज क्या होंगी। इन्होंने जितनी भी वॉर स्ट्रेटजी और थ्रेट स्ट्रेटजी कैलकुलेट की हुई थी उससे हजारों गुना ज्यादा ईरान का रिएक्शन आया और सरप्राइजेस आए, और ईरान इनको पे दर पे सरप्राइजेस देता रहा। बिल्कुल। तो अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने रेज किया है। सिंस यू आर ए मिलिट्री मैन, आप ज़्यादा इस पे एलेबरेट कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक तो नहीं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर नज़र आया है, और क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन थी वो इस अंदाज में ना इसराइल ने तस्वुर की थी ना ही अमेरिका ने तस्वुर की थी। जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है उसने वो इन दोनों ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। सो आपको लगता है कि ये जो उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पीछे हटना पड़ा है अमेरिका को, इजराइल को? देखिए, लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा, मैंने जितने भी शुरू के प्रोग्राम, जब जंग शुरू हुई थी तो मैंने अपने प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर ईरान जो है 7 दिन ये जंग सस्टेन कर सका तो 8वें दिन के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ईरान को हरा सके।
और उसके पीछे कोई मुआवजा नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जंग के अंदर जो फैक्टर काउंट होता है वो लॉजिस्टिक का होता है। ईरान अपने घर में बैठ के अपने आप को डिफेंड कर रहा था। ईरान की स्ट्रेटजी इतनी परफेक्ट थी कि शहीद खामनाई साहब ने अपनी जिंदगी में ईरान की पूरी मिलिट्री को 33 कोर्स के अंदर डिवाइड करके उनको इंडिपेंडेंट टारगेट्स देके, इंडिपेंडेंट उनको सारा वॉर का सिनेरियो देके उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन से भी आउट कर दिया हुआ था। ठीक। सो दे ऑल वर इंडिपेंडेंट और कोई किसी के काबू में, कंट्रोल में नहीं था, एंड दे ऑपरेटेड सो वेल कि अमेरिका और इजराइल को समझ नहीं आ रही थी कि हमें जो थप्पड़ पड़ रहा है, जो चपेट पड़ रही है, वो किस साइड से आ रही है और किसके ऑर्डर से आ रही है। दैट वाज बिगेस्ट सरप्राइज विच दे अचीव। और यही वो चीज थी जिसने इनको जंग में सीधा, इतनी एयर सुपरियॉरिटी होने के बावजूद भी इनको ये समझ ही नहीं आती थी कि अब हम कौन से हेडक्वार्टर को कंट्रोल करें ताकि हमारे ऊपर जो आने वाला रिएक्शन है वो कम हो जाए। क्योंकि वो डिफरेंट डायमेंशंस में ईरान ने ये जंग लड़ी है, और आज जो टेबल पे बैठ के बातचीत को हल निकला है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है वो टेक्निकल स्ट्रेटेजी थी ईरान की, जो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लड़ी। और ऑब्वियसली इस उसमें एक वक्त और चीज़ भी थी कि जो उनके अपने घर से जो प्रेसिडेंट ट्रंप के चलें ऑपोजिशन के लोग, डेमोक्रेट्स अपनी जगह पर, जब उनकी अपनी कैबिनेट में लोग, मिसाल के तौर पे जो काउंटर टेररिज्म एडवाइज़र हैं जो केंट, उनका रेजिग्नेशन आ जाना, उनका ये कह देना कि ईरान इमिनेंट थ्रेट था ही नहीं कभी यूएसए के लिए, फिर तुलसी गबार्ड का रेजिग्नेशन आ जाना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा दबाव का बायस बन रहा था। ये फरमाइएगा कि अभी भी स्केप्टिसिज्म तो मौजूद है, बिकॉज पहले भी ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे मौजूद था जब इसराइल ने हमला कर दिया था, देन यूएसए जॉइंड इसराइल, B-2 बॉम्बर्स भिजवा के कहा हमने न्यूक्लियर साइट्स उनकी तबाह कर दी हैं, और अभी भी दोनों ममालिक जब हमलावर हुए हैं तो ईरान ओमान में मुज़ाकराती टेबल पे मौजूद था। सो ये जो मिसट्रस्ट है और ये जो एप्रीहेंशंस हैं बहुत से लोगों की इस चीज़ को लेके कि क्या गारंटीज़ हैं दोबारा हमले नहीं होंगे, आपको क्या लगता है कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस वक्त, जो यकीनी तौर पे MOU में भी कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा? देखिए, ये वो हम बचपन में एक स्टोरी पढ़ते होते थे, वो एक भेड़िया और एक शीप के बच्चे की, कि जो पानी ऊपर से भेड़िए से शीप के बच्चे की तरफ आ रहा होता है, तो भेड़िया कहता है कि नहीं, तुम पानी गंदा करके मेरी तरफ भेज रहे हो, मैंने तुझे खाना ही खाना है। तो वो भेड़िए का बच्चा, वो शीप का बच्चा कहता है कि पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है। कहता नहीं नहीं, तेरी माँ पिछली दफा ऊपर खड़ी थी तो उसने पानी गंदा किया था। ये बिल्कुल जंग का आगाज जो है इसी किस्म की सिचुएशन में हुआ। ईरान सबसे बड़ी बात ये थी कि ईरान तो कभी न्यूक्लियर के ऊपर कभी इनसे भागा ही नहीं था। ईरान जब इन्होंने न्यूक्लियर के ऊपर मुज़ाकरात करने चाहिए, ईरान फ्रंट लाइन पे आके इनके साथ बैठा है, मुज़ाकरात किए हैं, और ईरान ने कभी डिक्लेयर नहीं करा कि यूरेनियम 235 जो है वो उसको इस क्वांटम के साथ एनरिच करने जा रहा है कि वो जो है वो टेक्टिकल वेपन्स में कन्वर्ट हो सके। ईरान का सबसे बड़ा उनको एडवांटेज ये था कि उनके शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब का फतवा इस पे मौजूद था कि हम जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इंसानियत दुश्मन है। और अभी जो मुज्तबा खामनाई साहब हैं, इन्होंने भी उस फतवे को आके को सुपरसीड नहीं किया। तो ईरान तो न्यूक्लियर प्रोग्राम से कभी भी भागा नहीं था इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि ओमान के अंदर मुज़ाकरात जारी थे, तो फिर भी भेड़िए ने शीप के बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। एनीवे, अब जब हम इस सिनेरियो को, जो आपके सवाल की मैं बात कर रहा हूं कि अब दोबारा हमला नहीं करेगा, तो जो मैंने आगे बात की है ना कि इस डील का हो जाना और पाकिस्तान की सानसी के जरिए हो जाना इसराइल का खात्मे का आगाज होगा। हमला तो दूर की बात, अब इसराइल को अपने सर्वाइवल के लाले पड़ जाएंगे। इस वक्त अरब कम्युनिटीज के अंदर देखिए, अब अरब हायरार्कीज को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा उनको रियलिज्म के अंदर वापस आने के लिए, क्योंकि वो जो एक आर्टिफिशियल बबल अमेरिका ने उनके ऊपर एक बनाया हुआ था प्रोटेक्शन का, और ईरान को एज ए थ्रेट शो किया हुआ था कि ईरान तुम्हें खा जाएगा। ईरान ने इस जंग में ये बता दिया है कि हमारे पास कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी थी, लेकिन फिर भी हमने किसी भी मुल्क को, किसी भी हमसाया मुल्क को, किसी भी मुसलमान मुल्क को कभी भी कोई गुज़ार नहीं पहुंचाया। तो ये एक क्रेडिबिलिटी है जो ईरान ने शो की है अपनी। अब अगर
एक स्पेस मिलती है ईरान को और कुछ पाबंदियों से रिलीज मिलता है। ईरान ब्रीथ करता है, ईरान का ऑयल मार्केट में बिकता है। ईरान को अब इनको चाहिए कि ईरान को दोबारा नॉर्मलाइज करे, जिस बिल्कुल। तरह बाकी कंट्रीज मिडल ईस्ट के नाम में। तो जब एक नॉर्मल लाइफ और एक बिजनेस लाइफ, और वो कहते हैं ना, घर में जब एक तरफ से रिस्क आता है तो अमन दूसरी खिड़की से भी एंटर हो जाता है। तो आई थिंक अगर नॉर्मलाइज करेंगे ईरान को तो कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा इरप्ट हो ही नहीं सकती। सही। और जो सैंक्शंस रिलीफ है उसका बहुत बड़ा किरदार होगा उस नॉर्मलाइजेशन की तरफ। मेजर मेसम रजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ये बदबू कहाँ से आ रही है? यकीनन कुछ गलत हुआ है। ये यहाँ किसने फेंकी है? ये तो बहुत खतरनाक है। ये बीमारी फैलाती है, बच्चों के लिए भी खतरा है। जानवरों की आलाइशें और बाकियात को गलियों, सड़कों, पार्कों, नदी नालों में फेंकना कानूनन जुर्म है। इस पे 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। आलाइशों और बाकियात को थैले में बंद करके सुथरा पंजाब वर्कर्स के हवाले करना चाहिए। मैं अभी मुताल्लिका महकमे को इत्तला करता हूँ। हाँ, इसकी शिकायत सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 पर करनी है। बिल्कुल, साफ शहर के लिए बर वक्त इत्तला जरूरी है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। हर वक्त। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के हवाले से। होंगजू में जहां पर पहला उनका विज़िट था और वो मुकम्मल करके अब प्राइम मिनिस्टर और उनका डेलीगेशन जो है वो बीजिंग पहुंचे हैं। पाक चाइना बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस जहां से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब भी किया है। अगर आप इस पूरे दौरे की हाईलाइट्स पे बात करें तो सबसे पहले तो एक तरफ होता है प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन का दौरा, उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो चीन का विज़िट करते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का चाइना का विज़िट करना एक ऐसे वक्त में जब आपको एक तरफ से ईरान और अमेरिका के दरमियान डील की खबरें आ रही हों, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद उस चीज़ को अनाउंस कर रहे हों, चाइना और पाकिस्तान का इस पूरे मामले को लेकर मौक़िफ़ सेम हो, एक पेज पर नज़र आएँ, आलमी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करें और हर जगह पे आपको पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए तारीफ़ी कलमात नज़र आएँ, तो इस दौरे की अहमियत जो है वो इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दूसरी हाईलाइट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि इसमें आप सीपेक 2.0 या दूसरा मरहला जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है उसके हवाले से पेशरफ देखेंगे। इसके साथ ही जो बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन या जो आपको ऐसी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो कि चाइना के एक्सपीरियंसेस से लर्न भी कर सकती है और उनको फिर पाकिस्तान में ला के उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकती है जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो, वो वहाँ पे आपको बड़ी तादाद में उस हवाले से आपको MOUs नज़र आ रहे हैं। अब कोई भी ऐसा सेक्टर है नहीं कि जिसमें पाकिस्तान और चाइना का कोलैबोरेशन ना हो, चाहे आप एनर्जी सेक्टर की बात कर लें, क्लीन एनर्जी की बात कर लें, आप इसमें जो ज़राअत का शोबा है, ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसा एक ज़रई मुल्क वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, IT हो, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पे इन दोनों ममालिक का आपको कोलैबोरेशन नज़र नहीं आता। और इस वक्त सबसे अहम जुमला मुझे लगा जो कि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब की तरफ से आया कि जो इक़्तिसादी सफारतकारी को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का मरकज़ी सतून बना दिया है। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी हम हमेशा से बात करते हैं कि जो आपके दाखिली हालात होते हैं उसकी बुनियाद पे हुकूमतें और रियासतें ख़ारजा पॉलिसी को तरतीब देती हैं।
लेकिन बाज़ औक़ात हमने अपने ही मुल्क में देखा है कि इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी गई, माजी की हुकूमतों ने उस जानिब उतनी तवज्जो मरकूज़ नहीं की थी। लेकिन अगर वाकई पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी महवर इस वक्त इक़्तिसादी सफारतकारी बन चुकी है कि जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करे, तो इससे बड़ी अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती है। इसी पर ज़रा बात करते हैं। To talk about this, I'm joined by an expert national relations professor Dr. सईदुज़्ज़मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा, इसी साल 75 साल हम मुकम्मल कर रहे हैं। 1951 में चाइना को तस्लीम किया और उसके बाद से ये जो दोस्ती का सफ़र है इसको 75 ईयर्स हो गए हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बुनियादी अहमियत इन दोनों ममालिक के रिश्ते में रखती हैं या हाईलाइट हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के इस विज़िट की बात करें या अदरवाइज़ भी जो पाकिस्तान और चाइना का मुख्तलिफ शोबों में कोलैबोरेशंस हैं? सादिया, बहुत शुक्रिया मदऊ करने के लिए। यकीनन पाकिस्तान, अगर मैं ये कहूँ कि एक टर्निंग पॉइंट पे है और यहाँ से ये पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान, अब अगर पाकिस्तान की तारीख को दो हिस्सों में तकसीम करें तो यहाँ से जनाब एक नई तारीख शुरू हो रही है। जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एक पिलर है। नेवरदलेस, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मुझे लगता है कि जो ये चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात हैं ये उस नए सफर में कलीदी किरदार अदा करेंगे। और ये अब की बात नहीं है जनाब, 75 साल से ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है और 1960 से ऑनवर्ड अब तक 2026 तक हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक इन नेचर रही है। बल्कि ये तो दोनों अतराफ की जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो इसको करार देती हैं जनाब ऑल वेदर आयरन क्लैड फ्रेंडशिप। अब ये वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो दोनों की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट ओनली पाकिस्तान को भी जरूरत है, चाइना को भी जरूरत है। मैं समझता हूं कि दोनों ममालिक ये समझते हैं कि चाहे सिक्योरिटी मामलात हो, चाहे सियासी मामलात हो या मईशत से रिलेटेड इश्यूज हो, दोनों को जुड़ के बैठना होगा और एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी होगी ऑलरेडी सेट फाउंडेशंस के ऊपर जो मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नब्ज आजमा हो सके। ये जो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का दौरा है यकीनन ये बहुत कलीदी है। और आप देखिए कि अपने दौरे में उनकी जो मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ शोबाजात के जो माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, IT, जनाब उनसे मुलाकातें हुई। आज वो अलीबाबा का उन्होंने कंपनी का विजिट किया। जी, अलीबाबा का कंपनी का विजिट किया और आप देखेंगे जैसे आपने फरमाया कि CPEC 2.0 ये सम्राट आपको आगे नजर आ रहे होंगे। इस तरह की विजिट्स होनी चाहिए। और ये जो विजिट है ये तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने फरमाया, चाहे आप साउथ एशिया को देखें, आप मिडिल ईस्ट को देखें, आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें, तो बहुत वाइब्रेंस है, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो चाहे जियो इकोनॉमिक्स हो। पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक इन नेचर हैं, विजिट्स होते रहते हैं, बट ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बायलैटरल रिलेशंस तो यकीनन उस पर बात हुई है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उन्होंने जो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ जो डिस्कशंस की, यकीनन उसके सम्राट आगे हमें मिलेंगे। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स रीजनली इंटरनेशनली हो रहा है, मेरी समझ के मुताबिक ये दौरा उस हवाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब इसको फुली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिल रहे हैं जनाब, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहे हैं, IT से मिल रहे हैं, केमिकल्स इंडस्ट्री वालों से मिल रहे हैं, और साथ में जो रीजनल चैलेंजेस हैं या जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी मशावरत हो रही होगी। और यकीनन दोनों ममालिक जब भी कभी कोई अहम मामला आता है रीजनली या इंटरनेशनली सर जोड़ के बैठते हैं और मुश्तरका एक लाएमल इख्तियार करते हैं। आपने आई थिंक अभी जो मेंशन किया ना, कोई इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है आपने, जिसके हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र ना किया हो अपने खिताब में, कि हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर आपको ताउन नज़र आता है, फ्यूचर में भी कोलैबोरेशन के चांसेस नज़र आते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी 30% MOUs जो हैं वो हमारे मुआहदों में बदल चुके हैं। अव्वल तो देखें ना, बहुत से ममालिक के साथ होता है MOU साइन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है, लेकिन वो कभी भी ट्रांसलेट उस तरीके से नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है, मुआहदा नहीं हो पाता है, काम नहीं होता है, और मालियत उनकी अरबों डॉलर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया। अब अभी भी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है
इसमें पाकिस्तान और चाइना की तकरीबन 500 कंपनीज मौजूद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई क्या ऐसे चैलेंजेस क्या आते हैं पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन के वक्त, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, के जो चाइनीज़ इन्वेस्टर है या आप के जो बिजनेसमैन है जो वहाँ से उनके एक्सपीरियंस से सीख के आके पाकिस्तान में वही काम करना चाहता है, सो उसमें रुकावटें या चैलेंजेस अभी भी क्या हैं आपकी नज़र में? सारिया, बहुत अहम सवाल, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हमने तलाश करना है, और उसी जवाब में छुपी है जनाब पाकिस्तान की तरक्की। मैं समझता हूं कि यकीनन ओवर द इयर्स पाकिस्तान की चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, यकीनन उसमें कुछ रिफॉर्म्स के जरिए हमने कुछ कामयाबियां हासिल की हैं। नेवरदलेस अभी तक हम उस ऑप्टिमल लेवल तक नहीं पहुंच सके जो हम डिजर्व करते हैं। अब चाहे हमारे दोस्त मुल्क, चाहे चाइना हो, गल्फ कंट्रीज हो, ईयू हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए हमारे सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जब वो हमारे साथ बिजनेस करते हैं तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद इन अस, वी नीड टू लुक इनटू आवरसेल्व्स ना। वो ये तो हम नहीं कह सकते कि द फॉल्ट इज नॉट इन अस बट इन आवर स्टार्स, सो वी नीड टू लुक इनटू अस। मेरी समझ के मुताबिक एक चीज, हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, और उसमें एक स्टेप है जनाब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ जाना होगा। सादिया, अब तक हम सिर्फ रॉ मटेरियल दुनिया को बेच रहे हैं। रॉ मटेरियल को हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलना होगा। आई मीन टू से, अगर आप लेदर बेच रहे हो परफेक्टली फाइन, बट उसको फैशन गुड्स में तब्दील करो। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स के लिए आप कुछ इस तरह की चीजें बेच रहे हैं जिससे कीमती अद्वियात बन रही हैं, सो आप उसको फाइनल प्रोडक्ट में बेचें, मतलब उसको वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करें। साथ में आपको आईटी की इंडस्ट्री में, मिनरल्स में, यू विल हैव टू वर्क मोर ऑन दैट। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक दिस इज 21st सेंचुरी 2026, वी नीड टू वर्क ऑन एनर्जी रिसोर्सेज। हमें अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को इस तरीका से मैनेज करना होगा ताकि न सिर्फ हम अपनी जरूरत आसानी से पूरी कर सके, बल्कि वो जो कमोडिटी की प्राइस है वो इस तरीका से हो कि हम जो हमारे चाहे रीजनल कंपेटिटर्स हैं या इंटरनेशनल कंपेटिटर्स हैं, हम उनका मुकाबला कर सकें। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, आप देखिए कि इस दौरा में उन्होंने वहां पे जो एनर्जी सेक्टर्स की जो टाइकून्स हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं। वी नीड टू कन्वर्ट थॉट्स इनटू एक्शंस। हमें वो तमाम इकदाम लेने हैं जो हमारी लोकल इंडस्ट्री को मजबूत करे। साथ में साथिया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को देखें ना, तो दोस्त मुल्क है हमारा चाइना, बट इट्स लाइक $2.5 बिलियन। अगर आप जनाब जाते हैं गल्फ कंट्रीज के पास, तो वहां पे आपको अराउंड $4 बिलियन मिलता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें कि हम कितना एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो इट्स अराउंड $6 बिलियन। इसी तरह अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें तो $7 to 8 बिलियन है। मैं समझता हूं कि इन तमाम दोस्त ममालिक के साथ मिलके हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करके अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का या बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल होगा, और यकीनन पाकिस्तान फिर उस रोड पे, उस डगर पे चल पड़ेगा यकीनन जो हम डिजर्व करते हैं। हम अब भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, उसको अवेल करने की जरूरत है। एक और चीज बताएगा, ये जो सीपेक के सेकंड फेज की हम बात करें, अब इसमें चाइना का हमेशा से कंसर्न है कि हम चाइना की जब भी बात करते हैं कि जी उनका स्टाइल नहीं है दूसरों के मामलात में इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, वो सर झुका के आराम से अपनी तरक्की, अपना काम करते रहते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उनके जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे कोई रखना अंदाजी ना हो, पीस जो है वो रीजन के अंदर हो जो कि उनके प्रोजेक्ट्स को डिस्टेबलाइज ना कर सके। सो इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है उसमें आपको कोई ख़तरात या कोई चैलेंजेस नज़र आते हैं सीपेक के इस दूसरे फेज़ के लिए? उससे किस तरीके से दोनों ममालिक निपट सकेंगे? सादिया, देखिए ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुनियाद होता है बेसिकली किसी भी मुल्क की तरक्की का, इंटरनल स्टेबिलिटी एंड एट द सेम टाइम सिक्योरिटी। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये साथ साथ आगे की तरफ चलते हैं। सो हमें टेररिज्म का मसला दरपेश है। अब आप देखिए कि ठीक है, रिसेंट ईयर्स में जब पाकिस्तान ने ऑफेंसिव लॉन्च किया तो टेररिज्म में काफी कमी आई थी, लेकिन आज भी एक बहुत ही संगीन वाकया हुआ और हम कंडेम करते हैं जो इतने मासूम इंसानों की जान ली गई। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलके पहले तो उनको बावर कराए कि देखिए ये टेररिज्म
निकल के कहां से आ रही है, कहां से इरप्ट कर रही है, और फिर उन मुल्कों पर प्रेशर डाला जाए। क्योंकि देखिए उन मुल्कों के भी मफादात जुड़े हुए हैं चाइना के साथ। जब चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर डालेगा तो यकीनन ये जो टेररिज्म के वाकयात हैं ये कम होंगे। और ये जो टेररिज्म के वाकयात हैं ये डायरेक्टली देखिए, इससे चीनी जो चाइना के सिटीजन्स हैं उनकी भी जानें जाया हुई हैं। सो टेररिज्म के लिए सर जोड़ के बैठना होगा, सबको बैठना होगा, और पर्टिकुलरली हमें अपने दोस्त ममालिक को यूज करना होगा। और हमारी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। पाकिस्तान की आर्मेड फोर्सेस, पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें रीजनली कनेक्ट करना होगा, इंटरनेशनली कनेक्ट करना होगा, और इस टेररिज्म के मीनेंस को, भूत को खत्म करना होगा। और तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालना होगा। खुद भी हम प्रेशर डालेंगे, एंड एट द सेम टाइम अपने दोस्त ममालिक जैसे चाइना है और जिनके मफादात भी पाकिस्तान से जुड़े हैं सीपैक की सूरत में, उनको भी कहेंगे कि जनाब प्रेशर डालिए और इस टेररिज्म को खत्म कीजिए। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, और ये आई थिंक आज मैं चाहूँगी कि आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें कि हम जब भी चाइना की बात करते हैं तो तारीख़ी तौर पे देखा जाए या इनिशियल डेज़ चाइना के देखे जाएं तो इतना तो ज़ाहिर एडवांस्ड नहीं था कि आज चाइना सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ बना रहा है। हमेशा से तो चाइना ऐसा नहीं था। तरक्की करने का कोई तो तरीका उन्होंने अपनाया, कोई तो ऐसा ख़ास फार्मूला था जो उनके लिए चल गया, और उस पर फिर मुसलसल काम भी होता रहा। सो ख़ास तौर से हम जब भी अपने मुल्क में इन्फ्लेशन या पावर्टी की बात करते हैं तो चाइना का जो पावर्टी रिडक्शन मॉडल है वो था क्या, और क्या उसके चांसेस हैं कि हम अपने मुल्क में उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें? सादिया, चाइना को गुर्बत समेत बहुत से मसाइल दरपेश थे। 1976 ऑनवर्ड जब ये कल्चरल रेवोल्यूशन आया और जब चाइना ने ओपन अप किया, ओपन अप नॉट ओनली इंटरनली बट टू द वर्ल्ड, ये वो टाइम था जब चाइना की तकदीर बदली। और फिर आप देखें कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को प्रेशराइज किया कि जनाब WTO में शामिल हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इस सदी की बिल्कुल शुरू में। वहां से तो मजीद दौड़े लग गई जनाब चाइना की तरक्की को। और आप देखिए कि बहुत बेहतरीन तरीका से चाइना ने न सिर्फ डोमेस्टिकली, रीजनली बट इंटरनेशनली अपने स्टेक्स बढ़ाए, अपनी इकोनॉमिक रीच आउट बढ़ाई। और अगर आप गुर्बत की बात करें तो गुर्बत के हवाला से जो चाइना की स्ट्रेटेजी थी, एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ जनाब चाइनीज लीडरशिप आए। उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम कायम किया और उन्होंने गुर्बत को टैकल किया जनाब ग्रॉस रूट लेवल पे, अक्रॉस दी चाइना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोकल कौंसल्स तक को पहुंचे, गांव देहातों तक पहुंचे और वहां पे गुर्बत को खत्म किया। गुर्बत जब वहां पे खत्म हुई, यकीनन अगर आप नेशनल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो चाइना एक तरफ अपनी एक्सपोर्ट्स पे ग्रास रूट लेवल पे पावर्टी को खत्म करना जो है ना, वो बुनियाद ज़्यादा रन आउट ऑफ टाइम। आई एम रियली सॉरी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सईदुज़्ज़मान साहब फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। ये बदबू कहाँ से आ रही है? यकीनन कुछ गलत हुआ है। ये यहाँ किसने फेंकी है? ये तो बहुत खतरनाक है। ये बीमारी फैलाती है, बच्चों के लिए भी खतरा है। जानवरों की आलाइशें और बाकियात को गलियों, सड़कों, पार्कों, नदी नालों में फेंकना कानूनन जुर्म है। इस पे 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। आलाइशों और बाकियात को थैले में बंद करके सुथरा पंजाब वर्कर्स के हवाले करना चाहिए। मैं अभी मुताल्लिका महकमे को इत्तला करता हूँ। हाँ, इसकी शिकायत सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 पर करनी है। बिल्कुल, साफ शहर के लिए बर वक्त इत्तला जरूरी है।
मई 2025 से मई 2026 तक यानी सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान ने बतौर कौम और रियासत वो सफ़र तय कर लिया जो कई बड़ी ताकतें और रियासतें सदियों में भी तय करने का तसव्वुर नहीं कर सकती। मई 2025 में जब भारत जैसे बड़े मुल्क की जारहियत का पाकिस्तान को सामना था तो किसी ने सोचा भी ना था कि साल के अंदर अंदर एक ऐसा मुल्क जो चारों तरफ से शदीद दबाव में है, हर महाज पर इस महारत से जंग लड़ेगा कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। पाकिस्तान गुज़श्ता 24 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की फ्रंट लाइन पर खड़ा है। एक तरफ मगरब में अफगानिस्तान जैसा मुल्क है जो न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, बल्कि हमलावर दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह भी बना हुआ है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों और बैरूनी मुदाखलत की वजह से एक अलग किस्म के चैलेंज का सामना है। और तीसरी तरफ मौशी, सियासी और फौजी एतबार से बहुत बड़ा मुल्क हिंदुस्तान मई 2025 में पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। किसी ने सोचा भी न था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इन तमाम महाजों पर इस दलेरी, हिकमत अमली और सफारती महारत से लड़ेगा कि इसकी जंगी हिकमत अमली, आलमी सफारतकारी और सियासी तदाबीर दुनिया भर में मिसाल बन जाएंगी। न सिर्फ पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने से 7 गुना बड़ी फौजी ताकत को फ़कत 3 से 4 दिनों में धूल चटा दी, बल्कि उसे अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए जंगबंदी की दरख्वास्त करने पर मजबूर भी किया। अपनी सफारतकारी और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ गई तो कोई मुल्क ये सलाहियत और असर रसूख न रखता था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और दूसरी तरफ आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार कौम ईरान के दरमियान जंगबंदी कराने का किरदार अदा कर सके। ऐसे नाजुक मौके पर पाकिस्तान सामने आया और इसने न सिर्फ कलील मुद्दत में दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई, बल्कि अपनी मुसलसल मेहनत और मुखलिसाना कोशिशों से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग से बचा लिया। अगर ये जंग जारी रहती तो दुनिया तारीख के बदतरीन मौशी बहरानों से दो चार हो सकती थी। पाकिस्तान के इस अमन पसंदाना और जंगबंदी के किरदार पर पूरी दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। ताहम अज़ली दुश्मन भारत जैसे ताकतवर मुल्क ने अपने बचे कुचे आलमी असर रसूख को पाकिस्तान के इस किरदार को कम करने की पूरी कुव्वत से इस्तेमाल किया और हर जगह साजिशें की। ताहम इसे मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। आज अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया मोतरफ है कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका तनाज़े में वो अहम किरदार अदा किया जो आलमी ताकतों, दर्जनों यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल ताकतवर यूरोपीय यूनियन या अक़वाम मुत्तहिदा जैसी 200 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदा तंजीम को अदा करना चाहिए था। दुनिया आज ये एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी इस हसास और नतीजा खेज़ अमल के दौरान मरकज़ी किरदार अदा किया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान को आला सतह की सफारतकारी करार दे दिया और लिखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। अमन की कोशिशें हमेशा बाहमी मुफादात, सब्र और कसीरुल जहती सफारतकारी पर मुनहसर होती हैं। पाकिस्तान ने किरदार दुनिया की बड़ी ताकतों अमेरिका, चीन के साथ अपने दो तरफा करीबी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए नेज़ मशरिक़ वस्ता के अहम ममालिक सऊदी अरब, कतर, मिस्र, कुवैत, ओमान, बहरीन के साथ अपने दहाइयों पुराने देरीना ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए बड़ी महारत और कामयाबी से अदा किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने बरतानिया, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी ताकतों और यूरोप के एक इंतहाई अहम मुस्लिम मुल्क तुर्की के साथ अपने मुसलसल और करीबी रवाबित को बरकरार रखते हुए नाजुक सफारतकारी के मराहिल खुश असलूबी से सरअंजाम दिए। पाकिस्तान जो कभी खित्ते का अहम स्ट्रेटेजिक मुल्क था, उसने अपने गुज़श्ता एक साल के तर्ज अमल से अपनी फौजी सियासी ताकत से मोतबाराना क़यादत की बदौलत खुद को खित्ते से निकाल कर आलमी मंजर के एक अहम मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर साबित किया है।
पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली बातचीत ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में पायदार अमन के लिए जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करने का एक मुफीद मौका फराहम किया है। पाकिस्तान आइंदा भी न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में पायदार अमन बाहमी एहतराम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.